हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पे। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले बाल विकास एवं शिक्षण के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो पहला है ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित स्मरण के प्रश्न और ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, लेओ वाइगोस्की का एक सिद्धांत है। उन्होंने जो है लेओ वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो उसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है उसका विकास समाज के द्वारा होता है। यानी जब वो कोई प्रोजेक्ट वर्क या इस तरीके से कोई बच्चा कार्य करता है तो उससे क्या होता है, वो सीखता है। तो उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है, सहयोगी प्रोजेक्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो अगर हम इसमें ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें और ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इस जो आपका ऑप्शन डी है कठोर नियम लागू करने की बात करता है, तो हम बच्चों पे कोई कठोर नियम लागू नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, तो ये भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो उनको एक समान मानक तरीके से हम आकलन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो यहाँ जब अलग करने की बात करता है यानी वो अलगाववाद की बात करता है बच्चों के, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो हम लोग जितना बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके जो दृष्टिकोण है उनको जब महत्व देंगे तो उतना ही चाइल्ड जो है वो इंटरेस्ट होता है सीखने के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होता है सी। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो यहाँ पे बात कर रहा है आकलन की। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा? ऑप्शन ए तो अगर बात करें तो भय और तनाव की बात कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि और फीडबैक, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद दो ऑप्शन और देखते हैं। ऑप्शन सी यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। तो जब केवल ही इस प्रकार के शब्द जुड़े हों तो वो जो है वहाँ पे एक सीमित करते हैं क्षेत्र को, तो इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो तुलनात्मक मूल्यांकन जो है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक तरीके से अपने प्रति एक दूसरे के प्रति जो है खेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है, यानी बच्चे ने कितना सीखा,
किस तरीके से सीखा, और बच्चे को भी एक फीडबैक मिलता है हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एनसीएफ से हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका पूछी गई है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑप्शन ए है सत्तावादी, ऑप्शन बी है अधिनायकी, ऑप्शन सी है अनुमतिपरक, और ऑप्शन डी आपका है सुविधादाता। तो अगर यहाँ एनसीएफ 2005 की अगर हम लोग शिक्षक की जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सुविधादाता के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। शिक्षक एक सुविधादाता होता है, ऐसा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम फिर डैश है। अब इसको हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऑप्शन है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ऑप्शन बी है का एकमात्र निर्धारक होती हैं, ऑप्शन सी है के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं, ऑप्शन डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए। यदि कोई शिक्षिका है या शिक्षक है तो उसको अपनी विद्यार्थियों से यही अपेक्षाएं होती हैं कि जो वो अनुसंधान कर रहा है वो अनुसंधान क्या होना चाहिए, उन पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये विद्यार्थियों पे कोई ना कोई प्रभाव छोड़ती हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए है एक काल्पनिक लक्ष्य है, ऑप्शन बी है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देंगी, ऑप्शन डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पे अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बात करें तो जैसे कुछ बालक होते हैं उनको एक अलग प्रकार की अलग तरीके से उनको सिखाने की ज़रूरत होती है। तो यदि इसको हम शामिल करते हैं तो ये क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है काल्पनिक लक्ष्य है, तो ये काल्पनिक लक्ष्य हो ही नहीं सकता क्योंकि समावेशी शिक्षा का संकल्प जो समावेशी शिक्षा की धारणा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर ध्यान देने की बात कहता है। फिर ऑप्शन भी है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो जिनमें अक्षमता नहीं है उनके लिए वो हानिकारक होगी। ऑप्शन सी है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, बिल्कुल हो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ये शिक्षकों के दृष्टिकोण और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन डी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों की बढ़ाती है, यह कथन है। अब इस सेंटेंस में दिया गया है विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे, यानी अलग अलग उनका सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो और सांस्कृतिक स्तर हो, वहाँ से जो बच्चे आते हैं इस प्रकार जो सम्मिलित होकर कक्षा का निर्माण करते हैं तो वो जो अब एक दूसरे के अधिगम अनुभव हैं वो क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि सेंटेंस में कह रहा है कि बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन ए कह रहा है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका सही होता है सी, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं तो अपने कौशल हम दूसरों
दूसरे साथियों को सिखाते हैं और दूसरे साथियों के जो भी स्किल्स हैं वो हम लोग सीखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या होगा आपका सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उससे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन डी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ सुनने में असमर्थ बच्चे की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो कह रहा है केवल इसको जो है, जो आपके डीफ स्कूल होते हैं उन्हीं में भेजना चाहिए, जिसमें केवल श्रवण बाधित ही पढ़ते हैं, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा यही कहती है कि समावेशी कक्षा में सभी को, सभी प्रकार के बालकों का समावेश होना चाहिए। ऑप्शन बी है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ व्यावसायिक शिक्षा की भी बात कर रहा है। ऑप्शन सी है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जब सुविधा और साधन उपलब्ध करेंगे तो बच्चा जो है नियमित विद्यालय में भी श्रवण बाधित होते हुए भी क्या कर सकता है, सामान्य बालकों की भांति प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। और ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है बच्चे के लिए, इसलिए इसको भी कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है। अब यहाँ प्रतिभावान शिक्षार्थी की बात कर रहा है, कौन सी नहीं है, और नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं। एक मिनट देख लेते हैं इसको, कौन सी प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। अगर विद्यार्थी प्रतिभावान है तो उसके अंदर आक्रामक और कुंठित होना ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। ऑप्शन बी जो है, हाँ एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ठीक है, तो पहला है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन बी है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सी है आपका, वह बहुत ही तुनुक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ठीक है, तो इसमें प्रतिभावान बालक की बात करता है, कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डाउट है। क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो 3 विशेषताएं हैं, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो ऊब भी जाता है, वह बहुत ही तुनुक मिजाज भी होता है जो प्रतिभावान होता है, और रस्मी व्यवहार का होता है, वो अपने हाथ पैर और ये सारी चीज़ें चलाता रहता है, डुलाता रहता है, लेकिन वह आक्रामक और कुंठित नहीं होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम जोड़ लेंगे, प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरीके से अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे,
ठीक है, तो ये आपका कुछ ही देर के लिए प्रभावी करता है अधिगम को, और हमेशा के लिए नहीं। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा भी आप जो है हम लोग चीज़ों को रटा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को लगातार कंटिन्यूस अभ्यास करके सिखा सकते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होती हैं, वो भूल जाएंगे कुछ ना कुछ समय के बाद। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तो अगर हम प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देते हैं तो ये NCF और 2005 के अकॉर्डिंग जो है प्रतियोगिता कंडक्ट कराना विद्यार्थियों के अंदर एक तरीके से निगेटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो ऑप्शन डी यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट में काफ़ी देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें लगेगा कि ये इन चारों में से सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमको ढूंढना होता है। तो कॉन्सेप्ट जो आपका लर्निंग बाय डूइंग का है और लर्निंग बाय एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है कि जितना हम अपने जीवन से संबंधित करके चीज़ों को सीखते हैं वो उतना ही अधिक स्थायी होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं। फर्स्ट दिया है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। आप सेकंड दिया है बच्चे समस्या समाधान करता हैं। थर्ड दिया है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। और फोर्थ दिया है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब इसको कोडिंग किया गया है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब पहला बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता है, और चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक को शामिल कर लिया गया, इसमें निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो जानकारी हैं उसको निष्क्रिय होकर प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है 2, 3, 4। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, 2, 3 और 4। जिसमें एक को शामिल, जिस भी ऑप्शन में एक को शामिल कर लिया गया वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से निगेटिव पॉइंट्स है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। अब यहाँ बात कर रहा है संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने की। ऑप्शन ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है याद करने के लिए विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाएं तब तक दंड का उपयोग करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हम सीटेट में देखें तो काफ़ी रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में और देखने में काफ़ी लॉन्ग लगते हैं, लेकिन अगर इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है। बस थोड़ा सा हमें अवेयरनेस होने की आवश्यकता है, अवेयर होना चाहिए। बस क्या चीज़ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बस उसी को फोकस करो। तो संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने की बात कर रहा हूँ। तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। याद करने पे बी ऑप्शन है याद करने के लिए जोर दे रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। तो ये संभव ही नहीं है, जब तक हम पुराने प्रत्ययों को संदर्भ के रेफरेंस के रूप में नहीं रखेंगे तब तक नए प्रत्यय हम समझ ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों की बुक्स हैं बच्चों की, तो उसमें एक श्रेणीबद्ध तरीके से कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, समझाया होता है, तो एक दूसरे से वो अटैच होते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ के दूसरा बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है, तो एक दूसरे से जब तक अटैच नहीं होंगे तो उसको सीख ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं।
ऑप्शन सी आपका है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जब भी बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात आएगी वो ऑप्शन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टिक करते हैं ऑप्शन सी को। क्या होगा? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए का सबसे सुटेबल तरीका या सुटेबल मेथड क्या होगा? उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब यहाँ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहा है, कह रहा है किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके ऑप्शन है संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण हैं। अब इसको एलिमिनेट अगर हम लोग करना चाहें तो यहाँ शिक्षक एकाधिकार की बात करता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे को जो है प्रमुखता दी जा रही है, तो शिक्षक एकाधिकार हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी है। केवल यहाँ कह रहा है पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, आपका अगर ही वर्ड जुड़ जाता है तो वो निगेटिव पॉइंट होता है, उसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि वो सीमित करता है चीज़ों को। अगर भी हो तो वो अवसर देने की बात करता है। जब भी बच्चे को अवसर देने की बात करते हैं तो वो हमारा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि क्या है, महत्वपूर्ण हैं, उनको रियलाइज हो कि हम भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, ठीक है। तो अब क्या है, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? उसने बोला एक पक्षी, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? नंबर 1, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। नंबर 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। नंबर 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अब इसको कोडिंग किया गया है। क्या क्वेश्चन, मतलब इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2। 1 यानी स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। 2, पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन बी 2 और 3, बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है। 3 कहता है जो बच्चे के अनुभव हैं उनको भाषा के कुछ उपकरणों के द्वारा वो समझा रहा है, उसका विकास कर लिया है। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 तीनों को शामिल कर लिया। ऑप्शन डी है आपका केवल 2। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी, 1, 2 और 3, यानी बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, तभी उसको पता चला। ये आपका जब हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो जीन पियाजे ने एक वर्ड यूज किया था स्कीमा। स्कीमा जब बच्चे के अंदर पहले जब किसी चीज़ को देखता है तो डेवलप कर लेता है और बाद में उसी स्कीमा का यूज करके आगे चीज़ों को समझता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को
क्या कहे कि उन्हें भीतरी अभिप्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब देखो, भीतरी अभिप्रेरणा की, बाह्य अभिप्रेरणा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, चलो चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन डी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। यानी बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो क्या है, चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोत्साहित करने की जब भी बात आएगी तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से, डी। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहती है, तो क्या करे। ऑप्शन ए, उसमें चिंता और डर पैदा करें। ऑप्शन बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर। और ऑप्शन डी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। अब उसके अंदर, बच्चे के अंदर आंतरिक रूप से अब प्रेरणा उत्पन्न करनी है, उसको प्रेरित करना है। तो यहाँ अगर डर और चिंता की बात करेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, तो प्रतियोगिता भी कंडक्ट कराना बच्चे को आंतरिक रूप से उत्प्रेरित नहीं करेगा। व्यक्तिगत जब हम लक्ष्य, ऑप्शन सी यहाँ कहता है, व्यक्तिगत लक्ष्य जब निर्धारित कर देंगे और उसमें निपुणता पाने में उनकी मदद करेंगे, तो जब भी टीचर सुविधादाता के रूप में आएगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज़्यादा क्या है, सुटेबल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सही होता है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। और लास्ट ऑप्शन है टॉफ़ी देकर, तो टॉफ़ी आंतरिक नहीं है, वो एक तरीके से बाह्य प्रेरणा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। प्रभावशाली शिक्षक की बात कर रहा है और कक्षा कौन सी है, प्रारंभिक कक्षा की बात कर रहा है। आप और क्या कर रहा है, शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना, यानी बच्चे जो है प्रेरणा के द्वारा सीखें। तो ऑप्शन ए कहता, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन बी है, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन सी है, दंडात्मक उपायों का उपयोग कर जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो आपके जो लास्ट के बी, सी और डी ऑप्शन हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, रटकर बात कर रहा है, एकदम गलत है, ठीक है, हो ही नहीं सकता। एक दूसरा है दंडात्मक उपाय, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो इसमें दंड का प्रयोग कर नहीं सकते हैं शिक्षक, और उससे बच्चा जो है उत्प्रेरित भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, तो केवल अंक प्राप्त करना, ठीक है, स्कोर अचीव करना ही विद्यार्थी का या शिक्षक का अचीव कराना, जब शिक्षक का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो सीखना ही पसंद करें, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय की बात कर रहा है कि उस प्रथा का कौन सा है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। अब इन शब्दों को समझना पड़ेगा हमें। तो पहले ऑप्शन ए कह रहा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, यानी
कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करता है और कैसा कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। बराबर दो ग्रुप जैसे डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, क्लास में दो ग्रुप बना दिए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चों को के ऊपर कोई मतलब पेपर या क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्टर किया गया और एडमिनिस्टर करने के बाद में ए ग्रुप और बी ग्रुप के बच्चों को जो स्कोर प्राप्त हुए उनकी तुलना कर दी गई। तो क्या इससे प्रभावशाली विद्यालय की ये प्रथा हो सकती है? तो ये एकदम रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनके अंदर अपने प्रति क्या हीन भावना उत्पन्न होने लगती, जो बच्चे कम अंक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड हम दे नहीं सकते हैं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति सापेक्ष यहाँ यानी इंडिविजुअल लर्निंग की बात कर रहा है, और ये ऑप्शन आपका जो है, और ऑप्शन डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। कक्षा कैसी हो, उसमें हमेशा एक तरीके से प्रतियोगिता होती रहे बच्चों के आपस में। तो ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इंडिविजुअल जो लर्निंग है बच्चे की, ठीक है, वो ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो सकती है। यानी जैसा बच्चा हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको लर्निंग कराई जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सही होता है सी, ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम से। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। एक बार हम लोग इसको देख लेंगे क्या लिखा है। सिरह सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। ठीक है, तो सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कहता है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन बी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन सी है सिर से पैर की ओर, और ऑप्शन डी आपका है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है सिरह यानी सिर, पदाभिमुख मतलब पैर, यानी सिर से पैर की ओर होना चाहिए। ठीक है, बस हम लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी होती है क्वेश्चन को पढ़ने में, और बाकी सीटेट में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, बस समझना होता है। ऑप्शन 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कह रहा है कि जो भाषा का विकास होता है वो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी है वयस्क अवस्था का समय, और ऑप्शन डी जो है वो प्रारंभिक बचपन का समय है। तो भाषा विकास का जब हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे तो जीन पियाजे ने बताया है कि संवेदनशील समय सबसे अधिक भाषा विकास के लिए कौन होता है? प्रारंभिक बचपन का समय है। ठीक है, बच्चा प्रारंभिक बचपन की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, ठीक, अपने आसपास से चीज़ों को सीखता है और उन्हीं को वो क्या करता है, भाषा विकास उसका होता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ 6 वर्ष की लड़की की खेल कूद की बात की गई है क्यों, और खेल कूद में क्या बताया गया कि वो असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। ठीक है, कैसा प्रदर्शन करती है? असाधारण मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? कह रहा है उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों इस खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण भेजते हैं, और सप्ताह के अंत में जब उनको टाइम मिलता है तो वो उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। तो इससे उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच
परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम। किसके किसके बीच प्रतिक्रिया का परिणाम है? तो ऑप्शन ए है आनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी है वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी है आपका स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है अनुशासन और पौष्टिकता। तो अगर यहाँ क्वेश्चन की हम बात करें तो माता पिता उसके खिलाड़ी हैं, ठीक है, लड़की भी क्या है, खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन करती है, और साथ में क्या है, उसको अच्छा प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है, आप इनका परिणाम है देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका ए सही होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। ये इसी के परिणाम के फलस्वरूप असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है परिवार और आस पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और आस पड़ोस, ऑप्शन सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी है परिवार और रिश्तेदार। यहाँ कह रहा सामाजिकरण के गौड़ वाहक, यानी कि सेकेंडरी, प्राइमरी की बात नहीं करता। अगर प्राइमरी की बात करता तो परिवार और आस पड़ोस हो सकता है, ठीक है, और रिश्तेदार और ये जो निकटतम परिवार के सदस्य हैं सब आस पड़ोस में ही आ जाएंगे। लेकिन गौड़ की बात करता है तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, क्योंकि विद्यालय और जो आस पड़ोस है ये क्या होता है आपका गौड़ वाहक है सामाजिकरण। विद्यालय से और आस पड़ोस से ही बच्चे के अंदर सामाजिकरण की भावना उत्पन्न होती है। फिर से लेव वाइगोस्की का ये क्वेश्चन आ गया है। लेव वाइगोस्की और आपका जीन पियाजे, चमोस्की और एल्बर्ट बंडूरा, इनसे आपके एक ना एक क्वेश्चन बनने ही हैं, और लेव वाइगोस्की से तो मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चंस सीटेट में आते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछा गया है। कौन से विकास का? संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्क्रिया, ऑप्शन सी है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, और ऑप्शन डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो अगर हम लेव वाइगोस्की की बात करें तो हम लोग जानते हैं लेव वाइगोस्की जो है उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी सामाजिक अन्योन्क्रिया, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में स्कीमाज की बात करता है, ये आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कोहल वर्ग ने एक सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बच्चों के सामने एक घटना का प्रदर्शन किया था जिसमें क्या बताते हैं, हिंज नाम का एक व्यक्ति था, वो मतलब अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए एक मेडिकल स्टोर से दवा चोरी करता है। तो उसके आधार पे इन्होंने नैतिक विकास बच्चों में किस तरीके से डेवलप होता है इसको समझाया था। तो उन्होंने नैतिक विकास की कुछ स्टेज बताई थी, और वही आपसे पूछा गया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ये ईमानदार रहना किस स्टेज में आएगा नैतिक विकास की? ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और ऑप्शन डी आपका है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इस क्वेश्चन को हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। जब हम लोग कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको मैं पूरा जो है डिस्क्राइब कर दूंगा कितनी स्टेज होती हैं और हर स्टेज की क्या अपनी विशेषता होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। अभी इस क्वेश्चन में देखो तो हम लोगों को 1, 2 से 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए की बात करें, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन,
हो सकता है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करके भी सीखते हैं बच्चे। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तो ये थोड़ा ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तो इसके द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग। जितना हम लोग करके सीखते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों का अधिगम स्थायी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होता है। सॉरी, ये ऑप्शन आपका सही होता है ए, शिक्षा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।